हाँ भाई, आ गई अंग्रेजी की याद। नहीं मतलब साइंस कर लिया, सोशल कर लिया, मैथ्स कर लिया शायद। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक। अब अंग्रेजी की याद आ रही है, क्यों? क्योंकि एंड टाइम है, आखिरी का समय है। अब हमें अंग्रेजी की याद आ रही है या फिर तुम्हारी प्री बोर्ड चल रही है ना? अच्छा, अभी आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की। क्यों भैया, ऐसा क्यों? इस पर डेडिकेटेड वीडियो क्यों? क्योंकि भाई साहब, इस साल तुम्हारा जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हुआ है। ठीक, लास्ट ईयर तक यार ऐसा था कि पेपर का पैटर्न सेम आ रहा था। ठीक है, लास्ट ईयर तक जो पैटर्न चलता आ रहा था वही चलता रहा था, लेकिन इस साल गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि पेपर का पैटर्न ही चेंज हो गया। तो आज हम बात करने वाले सबसे पहले तो एनालाइज करेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी तक यही समझ नहीं आ रहा है कि पेपर है कैसा। ये लिटरेचर दो बार क्यों आ रहा है, ये पार्ट ए क्या है, ये पार्ट बी क्या है। तो आज हम लोग पहले कुछ शॉर्ट 1-1.5 मिनट के अंदर ये समझ लेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा है, और उसके बाद फिर स्विच करेंगे कि रीडिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन को पढ़ना कैसे। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग तबाही वीडियोस तुम लोगों के लिए आते रहते हैं। साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए जब भी कोई नया वीडियो आए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, बहुत बढ़िया। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो यार, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमको रोज इंग्लिश पढ़ना है, नहीं, ऐसा कोई करता भी नहीं है। ठीक है, हम यार ऐसे पढ़ेंगे कि भाई साहब हमारे नंबर कम से कम कटने के चांसेस हो। देखो इंग्लिश में नंबर कटते हैं, ठीक है, दैट्स अ फैक्ट, तुमको पता है, लेकिन कम से कम नंबर हम, मतलब कम से कम नंबर हमारे कटे। ठीक है, हम यही प्रयास करेंगे, यही हमारा एम रहेगा। अच्छा, पहले डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो यहाँ पर ध्यान से, तुम्हारा रीडिंग सेक्शन है। अब यहाँ पर पार्ट ए पार्ट बी क्या होता है भैया, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो पार्ट ए जो है ना, पार्ट ए के अंदर तुम्हारे सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है, पार्ट ए के अंदर सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, और पार्ट बी के अंदर सारे के सारे रिटन क्वेश्चन जो कि तुमको लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यार लिटरेचर वाला जो तुम्हारा पोर्शन है वो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में डिवाइडेड है। अच्छा, बात कर लेते हैं कैसे। अब जो रीडिंग सेक्शन है, ठीक है, जो रीडिंग सेक्शन है वो पार्ट ए में है, तो सीधी सी बात है कि यार इसमें एमसीक्यूज होंगे। तो हाँ, अनसीन पैसेजेस जो हैं वो 2 अनसीन पैसेजेस हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुल मिला के 20 नंबर के अनसीन पैसेजेस हैं। 2 अनसीन पैसेज मतलब 10-10 नंबर के 2 हैं। ठीक है, इसमें तुम्हारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये पार्ट ए के अंदर आता है। फिर जब हम बात करते हैं, एक एक करके सबकी बात करेंगे डिटेल में। फिर हम बात करते हैं लिटरेचर की। अब लिटरेचर जब हम बात करते हैं तो लिटरेचर भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर यार तुम्हारे एमसीक्यूज आते हैं। अभी एमसीक्यूज कौन से भैया? तो एमसीक्यूज तुम्हारे लिटरेचर की ही है। इसका ये मतलब है कि यार जो तुम्हारे पोयम और पोम बोल लो, तुम जो चाहो वो बोल लो, पोयम और तुम्हारे जो स्टोरीज हैं उनके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, उन एक्सट्रैक्ट्स में से यहाँ पर एमसीक्यू पूछे जाएंगे लिटरेचर वाले पोर्शन के अंदर, जो कि पार्ट ए में आता है। अब जो पार्ट बी है उसमें तुम्हारे रिटन क्वेश्चंस हैं, यानी कि तुमको शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स जो है वो देने हैं वहां पर। ठीक है, तो लिटरेचर यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आई होप कि मैं क्लियर हूँ काफी। पार्ट ए के अंदर एमसीक्यूज आएंगे और पार्ट बी के अंदर तुम्हारा रिटन पोर्शन आएगा। जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर के अंदर यार, ग्रामर पार्ट ए के अंदर है। ठीक है, तो वहां पर तुम्हें एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ग्रामर पार्ट ए के अंदर है तो वहां पर तुमको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। और फिर आता है राइटिंग स्किल्स। अब ऑफ कोर्स राइटिंग स्किल्स में लिखना होता है, तो वो तुम्हारा पार्ट बी में आता है। तो कुछ इस तरीके का तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन है पेपर का। पार्ट ए पार्ट बी का कंफ्यूजन आई होप कि क्लियर हो गया होगा, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो तुम्हारा लिटरेचर का कंफ्यूजन है वो भी आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हर एक सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि हर एक सेक्शन को जो है वो कैसे टैकल करना है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन पूरे पेपर का सबसे आसान सेक्शन होता है। ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए क्योंकि इस रीडिंग सेक्शन के अंदर तुम्हें भाई साहब जो पैराग्राफ दिया है, जो अनसीन पैसेज है, उसमें से उठा के आंसर लिखने हैं। अच्छा, तुम्हारे ये कष्ट और कम हो गए क्योंकि इस बार सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, तो मतलब तुमको सिर्फ टिक करना है। ठीक है, तो यहां पर यार देखो, अब प्रॉब्लम ये नहीं कि आसान है, प्रॉब्लम ये है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। पेपर जो है तुम्हारा यार, मान लो कि तुम्हारा पेपर, मान के लो 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम 15 मिनट जो है, 15 मिनट आखिरी के अपने पेपर को चेक करने में लगाओगे। ठीक है, कि तुमने कहीं गलती तो नहीं की है, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया, तो आखिरी के 15 मिनट तुम देने वाले हो पेपर चेकिंग के लिए। बचते हैं तुम्हारे पास में 2 घंटे 45 मिनट। अब 2 घंटे 45 मिनट के अंदर तुमको 3 सेक्शन खत्म करने हैं। ठीक है, तो अगर यार कहीं से हम टाइम सेव कर पाए तो वही टाइम हम लिटरेचर और राइटिंग स्किल्स वाले सेक्शन पे डाल सकते हैं। और वो टाइम सेव करने वाले सेक्शन कौन सा है? रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहां पर तुम अपना मैक्सिमम टाइम सेव कर सकते हो अगर तुम्हें प्रैक्टिस है तो। अब भैया प्रैक्टिस कैसे करनी है उसकी पहले बात करते हैं। देखो यार, सदियों से अनसीन पैसेजेस चलते आ रहे हैं। तुमने खुद ने स्कूल के अंदर बहुत अनसीन पैसेजेस अटेम्प्ट किए, तो अनसीन पैसेज की कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें। लेकिन यहां पर मैं तुमसे एक चीज कहूंगा कि जब भी तुम अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस कर रहे हो,
बिल्कुल शिद्दत से प्रैक्टिस करो, जितने भी एमसीक्यूज सब अटेम्प्ट करो, पीवाईक्यूज का यूज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इस्तेमाल करो, प्रीवियस ईयर में जितने तुम्हारे अनसीन पैसेजेस आए हैं उनका इस्तेमाल करो, ठीक है, और उनको यूज करके जो है वो प्रैक्टिस करो। उसके बाद में यार मैं तुमको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि तुम्हारे जो सैंपल पेपर होते हैं, अभी सैंपल पेपर की आगे भी बात करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी सब्जेक्ट के अंदर सैंपल पेपर का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, आगे बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर यार सैंपल पेपर उठाना और टाइमर लगाना, ठीक, टाइमर लगा के ये देखना कि तुम जो रीडिंग सेक्शन है वो कितनी देर में समाप्त कर पा रहे हो, क्योंकि हमें ना ही बहुत ज्यादा समय लगाना है और ना ही बहुत कम समय लगाना है। बहुत ज्यादा समय लगाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, बहुत कम समय लगाओगे तो गलती के चांसेस हैं, ठीक। एफिशिएंटली हमको ये सेक्शन खत्म करना है, इसलिए तुम सैंपल पेपर की प्रैक्टिस जितनी बार करते रहोगे तुम यार एफिशिएंट बनते जाओगे और एफिशिएंटली आंसर दे पाओगे, तब रीडिंग सेक्शन जो है वो पूरा प्रॉपर हो जाएगा। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हो सकता है तुम्हारी प्री बोर्ड्स वगैरह भी चल रही हो, ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो रीडिंग सेक्शन होता है, तुम चाहो तो या तो पहले क्वेश्चंस देख के फिर आंसर ढूंढ सकते हो, या फिर पैराग्राफ पढ़ के जो है वो आंसर देख सकते हो। लेकिन एक दिक्कत ये होती है, मान लो कि तुमने क्या किया कि पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन देखा, ठीक है, और फिर उसका आंसर सर्च कर रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ, पहले पैराग्राफ पढ़ा, फिर क्वेश्चन देखा, फिर उस क्वेश्चन का आंसर वापस से पैराग्राफ में देख रहे हैं, तो इसका मतलब तुम पैराग्राफ 2 बार पढ़ रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता। तो यार एक चीज ध्यान रखना कि जब तुम्हें पेपर पढ़ने का समय मिलता है 15 मिनट का, उसमें से कुछ 5 से 6 मिनट के अंदर पेपर पढ़ लिया जाता है, ठीक। रीडिंग सेक्शन को स्किप करो और आगे का पूरा पेपर पढ़ लो। उसके बाद में जो बचे हुए 10-12 मिनट है वो उठाओ, ठीक है, और जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं अनसीन पैसेज के, जितने भी दोनों अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे देख लो कि किसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट का आंसर सी होगा, सेकंड का आंसर डी होगा, थर्ड का आंसर ए होगा, ठीक है, ये चीज दिमाग में रख लो। बस जैसे ही तुम्हारा पेपर स्टार्ट होगा यार, वैसे ही क्या होने वाला है, तुमको ऑलरेडी आंसर पता है, बस वो तुमको लिखने हैं, दैट इज इट। वो तुमको पेपर के अंदर लिखना है, दैट इज इट। बहुत समय बच जाएगा, तो समय का यूटिलाइज करना जो कि पेपर के पहले मिलता है। ऑलराइट, तो अभी हम बात करते हैं ग्रामर की, ठीक है। देखो यार, 2 टाइप के बच्चे होते हैं। पहला वो बच्चा है जिसकी ग्रामर काफी स्ट्रांग है, यानी कि जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है, बेसिक इंग्लिश उसको अच्छे से आती है। उस केस में उस बच्चे के लिए ग्रामर का सेक्शन इज नॉट एन इशू, क्योंकि यहाँ पर बेसिक ग्रामर पूछी जाती है, 4वीं 5वीं का बच्चा भी कर सकता है, ठीक, बहुत ही बेसिक ग्रामर होती है, वो बस डराने के लिए ग्रामर है, कुछ नहीं। दूसरा बच्चा वो है जिसकी शायद थोड़ी सी ग्रामर वीक हो सकती है, या फिर उसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक हो सकती है, नो इशू इन दैट, नो प्रॉब्लम इन दैट, इट इज जस्ट अ लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यार बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो अगले 2 महीने के अंदर अपनी ग्रामर सुधारने जाएंगे, वो अगले 2 महीने के अंदर अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए जाएंगे। प्लीज डोंट डू दैट। अच्छी बात है अगर तुम अपनी लैंग्वेज सुधार रहे हो तो, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम। अगर तुम सिर्फ ये सोच के अपने इंग्लिश सुधारना चाहते हो कि मेरे ग्रामर में अच्छे नंबर आएंगे, तो तुम सोचो कि सिर्फ इन 10 मार्क्स के लिए तुम बाकी के सब्जेक्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। देखो यार, ग्रामर के मैं तुमको टॉपिक्स लिंक कर दूंगा, नीचे दे दूंगा कि कौन से आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मैं आर्टिकल वगैरह लिंक कर दूंगा, ठीक। यहाँ पर जो जो चीजें आ रही हैं उन सब की तुमको यूट्यूब पर वीडियोस देखने को मिलेंगी आधे 1 घंटे की, वो देखो, वो देखने के बाद तुम्हारा सारा बेसिक कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर ग्रामर के टॉपिक को लेकर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे, ठीक। तो ये एक करेक्ट अप्रोच होता है, यूं नहीं कि हम पूरी ग्रामर लेकर बैठ गए, ऐसा नहीं है। ग्रामर के भी कुछ टॉपिक्स जो कि तुम्हारे एग्जाम के अंदर आएंगे, उन टॉपिक्स को बस तुमको एक एक करके पढ़ना है। अगर तुम्हें इंग्लिश के ग्रामर में दिक्कत आती है तो यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल है, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। एक चीज यहाँ पर ऐसी है कि एक क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा नरेशन वाला, ठीक है। नरेशन वाला काइंड ऑफ नया क्वेश्चन तुमको लगेगा, क्योंकि पहले तुमने शायद कभी ये देखा नहीं होगा। अच्छा, अब नरेशन वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जहाँ कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है, ठीक है, डायलॉग्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं और उनको फिर हमको अलग फॉर्मेट में नीचे लिखना होता है, ठीक है। तुम्हारे सैंपल पेपर का ये एक सवाल है। अब भाई साहब ये है बहुत ही आसान सी चीज, लेकिन यार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि इस सैंपल पेपर के अंदर कोई और डायलॉग्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर कुछ और डायलॉग्स होंगे, तो हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए क्या ये जो डायलॉग्स जब एक्सचेंज होते हैं तो हम इनको इस फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, ठीक। लेकिन यार ये नरेशन जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए तुम्हें सैंपल पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सैंपल पेपर ही तुम्हें बेस्ट आइडिया देगा। अब अगेन यार तुम कोई भी सैंपल पेपर उठा सकते हो। अब ऐसा भी नहीं है कि एक सैंपल पेपर की बुक हो गई तो बस खत्म कर दिया, भाई दूसरी बुक लेकर आ जाओ, है ऐसा कुछ मना ही थोड़ी ना है। अगर तुमने प्रैक्टिस कर लिया पेपर तो दूसरी बुक लेकर आ जाओ। जैसे कि तुम पर डिपेंड करता है, तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकते हो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी ओसवाल की, ठीक है, तुम चाहो तो ओसवाल ले सकते हो, तुम चाहो तो कोई और बुक ले सकते हो, तुम पर डिपेंड करता है, ठीक। सभी लोग अगेन जो है वो अच्छा काम करते हैं, तो मेन हमारा मुद्दा है सैंपल पेपर, ठीक है, बहुत बढ़िया।
ऑलराइट, तो नरेशन जैसे क्वेश्चन जो है वो ग्रामर के अंदर तुम सैंपल पेपर के थ्रू अपने परफेक्ट कर सकते हो, बाकी के क्वेश्चंस पीवाईक्यू से हो जाएंगे। हाँ, अगर सैंपल पेपर है तो वो भी कर सकते हो, बट अगेन भाई अगर स्पेसिफिकली जाए तो हाँ, नरेशन वाले क्वेश्चन जो है वो सैंपल पेपर से तगड़े होंगे। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुम सैंपल पेपर के बाकी के क्वेश्चन नहीं करोगे, करना सब है, लेकिन स्ट्रेस इन पर देना है, क्योंकि भाई साहब ये चीजें नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करने वाले राइटिंग स्किल्स की। देखो यार, राइटिंग स्किल्स के अंदर भी कुछ चीजें नहीं है। अच्छा, यहां पर तुम देख सकते हो लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ। अब यहाँ पर लेटर तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमको ये चीज पता है लेटर कैसे लिखते हैं, एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, वो फॉर्मेट के अंदर फिर बाद में हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बाद में मैटर लिखते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम होती है, जो क्वेश्चन के अंदर दी होती है वो हम लिखते हैं और फिर खत्म कर देते हैं। ठीक, ये लेटर होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन ये लेटर लिखते समय एक परफेक्ट लेटर जो है वो कैसे जाता है उसकी बात कर रहे हैं। देखो यार, एक परफेक्ट लेटर के लिए तुम्हें सबसे पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए। अब बहुत सारी बार मुझे कमेंट्स आए थे, मैसेजेस भी आए थे कि भैया हमारे स्कूल में कुछ और फॉर्मेट है, पेपर में कुछ और फॉर्मेट है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो तुम एक बार क्रॉस वेरीफाई करवा सकते हो अपने टीचर से कि सर या फिर मैम क्या फॉर्मेट है, कैसे देखना है, कैसे करना है। ठीक है, एक और चीज, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मुझे 100% श्योर होना है, तो तुम टॉपर्स की कॉपी चेक कर सकते हो। पिछले साल के जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज देख सकते हो कि यार उन्होंने क्या फॉर्मेट इस्तेमाल किया था। ठीक, तो ये चीज आसान है। दूसरी चीज, इजी लैंग्वेज। हम लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, हम बुक नहीं लिख रहे, ना कि हम कोई आर्टिस्ट है। हम एक सिंपल सा लेटर लिख रहे हैं जहां पर अगर हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि तुम्हारे घर के सामने जो रोड है उसमें खड्डे हैं, तो ये सामने वाले को बताना पड़ेगा। तो हमें अपनी प्रॉब्लम जो है वो बेसिक लैंग्वेज में लिखनी है। उसके बाद में फिर वर्ड लिमिट, जितना बोला गया है उतना ही लिखो। हमको नहीं बनना, हमको नहीं आर्टिस्ट बनना वहां पर। ठीक है, अगर वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स की है, 100 वर्ड में समाप्त करेंगे, अपनी प्रॉब्लम पूरी लिख के खत्म। ठीक, और नेक्स्ट चीज है टाइम। ओके, कम समय के अंदर बेस्ट से बेस्ट लेटर करके तुम्हें समाप्त करना है उस लेटर को। फॉर्मेट सही होना चाहिए, लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, वर्ड लिमिट मेंटेन होनी चाहिए, एंड दिस इज योर परफेक्ट लेटर। ठीक है, अब लेटर लिखने की प्रैक्टिस कर लेना। बहुत सारे बच्चे नहीं करते, वो क्या करते हैं कि सिर्फ फॉर्मेट देख के चले जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ की। अब एनालिटिकल पैराग्राफ जो है ये अगेन तुम्हारे लिए एक नई चीज है, इसलिए मैं तुमको कह रहा था कि सैंपल पेपर करना इंपॉर्टेंट है। कुछ नई चीजें हैं और ये नई चीजें तुम्हें सैंपल पेपर के थ्रू ही ज्यादा अच्छे से आएंगी। ठीक है, इस एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर तुमको बेसिकली डेटा दे दिया जाएगा। ठीक है, और डेटा देने के बाद में तुम्हें एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तुम्हें जो भी उस डेटा के थ्रू तुमको पता चल रहा है वो तुमको लिखना है। अब जो पेपर के अंदर, इस सैंपल पेपर के अंदर जो तुम्हें एक क्वेश्चन दिया गया है इस 2020 और 21 वाले सैंपल पेपर के अंदर, उसमें तुम देखोगे कि तुम्हें एक ग्राफ दे दिया गया। ठीक है, नॉर्मल सा ग्राफ है, और यहाँ पर उसके बाद में तुम्हें नीचे उसके बेस्ड उस पर एक क्या लिखना है, उस पर पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, दैट इज योर एनालिटिकल पैराग्राफ। अब देखो यार, किस किस टाइप के आ सकते हैं, आउटलाइन, डेटा, चार्ट, एक पाई चार्ट आ सकता है। अलग अलग तरीके के तुम्हारे पास में सामने डेटा आ सकते हैं कि यार ये चीज को देख के मुझे नीचे कॉपी के अंदर लिखना है। ठीक है, और इस चीज का आइडिया सैंपल पेपर से ही होगा। ओके, सो मेक श्योर कि ऐसे टाइप के एनालिटिकल पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन है वो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। अच्छा, इसमें एक प्रो टिप मैं तुमको देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम, जैसे कि ये क्वेश्चन तुम अभी देख रहे हो, इस क्वेश्चन के अंदर यार हमें क्या लिखना था, डिवाइसेस के बारे में लिखना था। ठीक है, कंप्यूटर, स्मार्टफोन वगैरह वगैरह, इनके बारे में लिखना है। अब क्वेश्चन के अंदर या फिर उस पूरे चार्ट के अंदर, उस पर्टिकुलर फोटो के अंदर जितना भी डेटा है ना, वो सब पेंसिल से साइड में लिख लेना। जैसे कि यहाँ पर ईयर्स के बारे में बताया गया, कौन से साल से कौन से साल तक, फिर डिवाइसेस के बारे में बताया गया है ना, फिर उनकी क्वांटिटी के बारे में बताया गया। ये चीजें साइड में लिख लेना एक एक करके। ठीक है, जब तुम्हारे पास में हर एक लाइन के लिए एक पॉइंटर तैयार हो जाएगा तो तुम्हारा पैराग्राफ तो वैसे ही तैयार हो चुका है। ठीक है, अब सिर्फ एक क्वेश्चन करके एग्जाम में उठ के मत चले जाना मेरी जान कि भैया मैंने ये क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है, बस आगे जो है मैं एग्जाम में देख लूंगा। नहीं, प्रैक्टिस इस चीज की होनी चाहिए। खुद से जब हमको चीजें बनानी होती है ना, तो पहले वो बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, सो प्लीज 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 मेक श्योर कि तुम इस चीज की प्रैक्टिस करती हो। एनालिटिकल पैराग्राफ की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर के थ्रू तुम कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि हमने बात की एनालिटिकल पैराग्राफ की, जितने टाइप तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, पाई चार्ट वाला, नॉर्मल चार्ट वाला, ग्राफ वाला, जितने तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, नॉर्मल, आउटलाइन वाला, ठीक है, सारे प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि हमको नहीं पता पेपर में कौन सा आएगा, लेकिन हमको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर कोई भी उठ के आ जाए, हाँ ये मैंने कर रखा है पहले। ठीक, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, तो अभी हम आने वाले हैं हमारे अगले सेक्शन पर, जो कि है लिटरेचर। भाई साहब, लिटरेचर वाला सेक्शन सबसे ज्यादा मार्क्स वाला सेक्शन होता है,
दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि तुम घर से पूरे दिल से करके जा सकते हो। रीडिंग सेक्शन तुमको नहीं पता क्या क्वेश्चन आएगा, क्या अनसीन पैसेज आएगा। ग्रामर तुमको बस ये पता है कि टेंसेस वेंसेस ऑपर करने हैं हमको, लेकिन हमको पता नहीं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। राइटिंग स्किल्स के केस में हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि इसको लेटर लिखना है, क्या लिखना है, बस इतना पता है कि लेटर का फॉर्मेट क्या होता है और हमको क्या छापना है। चौथी चीज, ग्रामर हमको नहीं पता कि क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या क्वेश्चन आएगा। बट लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हमको पता है 2 बुक्स है और इन 2 बुक्स में से ही हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही ऑसम चीज है ये। अब यहाँ पर भी कुछ मिथ्स को हम बस्ट करेंगे, ठीक है, कि वैसे ये चीजें नहीं करनी होती है, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि ये चीजें करनी होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पर यार 2 पार्ट्स है तुम्हारे, एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर है एमसीक्यूज बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट, यानी कि तुम्हारी जो 2 बुक्स हैं इंग्लिश की, उन दोनों बुक्स में से यार क्या होने वाला है कि तुम्हें एक्सट्रैक्ट्स दिए जाएंगे, यानी कि इस चैप्टर से एक्सट्रैक्ट उठा लिया या फिर इस पोम से एक्सट्रैक्ट उठा लिया, और उसके बाद में उन एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड तुमसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। बहुत बढ़िया। अच्छा, पार्ट बी के अंदर है शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो कि तुम जनरली आंसर करते आ रहे हो और जो कि जनरली तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, ठीक। एक्सट्रैक्ट्स भी पहले हुआ करते थे। अब यहां से लिटरेचर का मेन मुद्दा स्टार्ट होता है कि लिटरेचर को कैसे पढ़ना है। लिटरेचर का यार पूरा चैप्टर पढ़ने से पहले बुक में से देखो, अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, तुमको ऐसा लगता है कि यार मैं बुक खोलूंगा मैं चैप्टर नहीं समझ पाऊंगा, बुक को बंद करो, ठीक है। बुक को बंद करके पहले तो साइड रखो, एक लंबी गहरी सांस लो और बोलो हो सकता है, ठीक है। क्या बता रहे हो भैया, बकवास, मजाक कर रहा हूं। मैं तुमसे ये कह रहा हूं यार कि तुम्हें बुक खोल के चैप्टर खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने रिसोर्सेज, उसका इस्तेमाल करो। देखो यार, हर एक चैप्टर का प्रॉपर हिंदी एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर अपलोडेड है, हर जगह तुमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तुम जब कोई भी चैप्टर उठा रहे हो, तुमसे ये कोई नहीं कह रहा कि खुद से बुक से पढ़ो। खुद से पढ़ोगे तो चैप्टर वैसे समझ नहीं आएगा। पहले वो चैप्टर में है क्या, ये इंटरनेट यूट्यूब पर देखो, ठीक है। यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस जहां पर तुमको चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। प्लीज ज्यादा होशियार बनने की भी जरूरत नहीं है कि इंग्लिश चैप्टर है तो उसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देख लिया। हम आराम से चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हमारा मेन एम ये है कि हमको चैप्टर समझ में आना चाहिए, चैप्टर की स्टोरी लाइन, चैप्टर के कैरेक्टर्स, चैप्टर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये हमको समझ में आने चाहिए, ठीक। ये पहला मुद्दा है। अब जब तुम वो लेक्चर देखोगे, जब तुम देखोगे तो तुमको वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिल ही जाएंगे, लेकिन तुम खुद से भी जो भी एक्सप्लेन किया जा रहा है उसको एक साइड पर लिख लो, एक कॉपी में लिख लो, एक कॉपी बना लो छोटी सी इंग्लिश की, उसमें लिख लो, ठीक है। अब मुश्किल से यार 15 मिनट के लेक्चर्स होते हैं इंग्लिश के, तुम बहुत होशियार हो, तुम क्या करोगे, तुम 2x स्पीड पर देखोगे, अच्छी बात है, टाइम सेव हो रहा है, समझ में आता है तो 2x स्पीड पर देख लिया करो, ठीक, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, अब हमने क्या किया है कि हमने लेक्चर तो देख लिया है ना, हमको चैप्टर की पूरी थीम पता है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लिया। अब बुक खोलोगे, अब तुम अपनी बुक खोलोगे और अब बुक खोलने के बाद में ये चैप्टर पढ़ोगे, तुम्हें चैप्टर ज्यादा अच्छे से और ज्यादा एफिशिएंटली समझ में आएगा। चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब चैप्टर पढ़ते पढ़ते तुम्हें यार एक चीज रियलाइज होगी कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि तुमने लिख रखे हैं, जो कि तुम्हें बुक में हाईलाइट करना है, तो वो पॉइंट्स को बुक में हाईलाइट कर देना। इससे तुम्हारा चैप्टर पूरा कंटेस्ट हो जाएगा, एटलीस्ट उसकी जो स्टोरी लाइन है, जो कैरेक्टर्स हैं, वो सब चीजें तुम्हारी कंटेस्ट हो जाएंगी। फिर हम आते हैं यार टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे। देखो दिक्कत ये है ना इंग्लिश के अंदर कि इंग्लिश के अंदर तुम्हें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तुम्हें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब पहले के टाइम पर ऐसा होता था, बहुत सारे बच्चे ऐसा किया करते थे कि सिर्फ समरी पढ़ के या फिर सिर्फ स्टोरी सुन के जो है वो चैप्टर की चले गए। लेकिन इस बार का अगर तुम पेपर देखते हो तो यहाँ पर अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, एक्सट्रैक्ट में एमसीक्यूज है। यहाँ पर दिक्कत ये है ना कि अगर तुम सिर्फ समरी पढ़ के जाओगे तो तुम जो एक्सट्रैक्ट है उसका आंसर नहीं दे पाओगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो उनका आंसर तुम दे दो भले, लेकिन फिर अगेन वही है कि उतने परफेक्टली तुम आंसर नहीं दे पाओगे, तो इसलिए चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं, दीज आर दी पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन की जो जड़ है वो यही 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला है सेंट्रल मॉरल थीम। तुम देखते होंगे ना कि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं 5-5 नंबर के, ठीक है, इनमें ऐसा होता है कि एक लाइन छाप देंगे और तुमसे बोलेंगे कि इस चैप्टर के रेफरेंस में ये समझाओ। वो एक्चुअली यार उस चैप्टर की सेंट्रल मॉरल थीम होती है, या फिर उस चैप्टर का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है जिसके अराउंड वो पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है। तो इसलिए तुम्हें जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उनमें जनरली सेंट्रल मॉरल थीम होती है। जैसे कि यहाँ पर भी तुम देख सकते हो, ये इसी सैंपल पेपर का जो सवाल है वो दे रखा है यहाँ पर। इस क्वेश्चन के अंदर भी तुम देख सकते हो कि यार जो लाइन लिखी हुई है ना, एट द एंड पूरे चैप्टर का क्रक्स वही है और वही हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक। भले वो फिर किसी कैरेक्टर से रिलेटेड हो गया, भले ही वो पूरी की पूरी स्टोरी से रिलेटेड हो गया, ठीक। अब अगेन यार लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में कभी कभी हमें किसी एक कैरेक्टर के अराउंड ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि यार ये कैरेक्टर ये चीज करता है, इस कैरेक्टर की क्वालिटी थी,
इस स्टोरी के अंदर इस कैरेक्टर ने ये चीजें की थी, वो तुमको चैप्टर पढ़ के आ जाएंगे, उसकी चिंता मत करो, बट याद रखना है तुमको, ठीक। तो कैरेक्टर स्केचेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार इस कैरेक्टर का ये कैरेक्टर है, ये ऐसा आदमी है, इसने ये किया, इसने ये किया, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इवेंट्स। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं आपके चैप्टर के अंदर, स्टोरीज के अंदर, जो कि जनरली शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें जनरली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं किसी इवेंट को लेकर, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ है इंपॉर्टेंट इवेंट्स। अगेन भाई, तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया। सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट वाला पोर्शन ईजी होता है क्योंकि तुमको पता है कि यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कि तुम्हें सेंट्रल मॉरल थीम पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर की सेंट्रल मॉरल थीम क्या है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन तुम उसके थ्रू ही आंसर कर सकते हो। हर चैप्टर में तुम्हें कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, उनका कुछ ना कुछ कैरेक्टर होगा, उनके कैरेक्टर स्केचेस याद रखना कि भाई साहब ये इंसान है कैसा। एक्सट्रैक्ट के केस में यार ये भी ध्यान रखना है कि तुम ऑथर और पोएट के बारे में जानते हो, इस चैप्टर का, इस पोम का ये ऑथर या फिर ये पोएट है, प्लीज वो याद रखना, नहीं तो उससे जबरदस्ती का 1 नंबर कट जाएगा। ऑलराइट, इसी के साथ साथ हमने रीडिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर और लिटरेचर को पहले तो डिकोड किया, क्या करना होता है। पहले तो हमने ये देखा कि वैसा पेपर का पैटर्न क्या है, फिर डिकोड किया कि हर सेक्शन में क्या करना होता है, ठीक है। फिर हमने बात की कैसे कुछ क्वेश्चंस तुम पीवाईक्यूज के थ्रू बिल्कुल कंटेस्ट कर सकते हो, कुछ के लिए तुमको सैंपल पेपर करना पड़ेगा। एट द एंड सैंपल पेपर यार तुम इंग्लिश के लिए सॉल्व कर ही सकते हो, बैठोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आराम से बैठ गए, सैंपल पेपर चेक कर रहे, अरे आता है, नहीं। 3 घंटे का टाइमर लगाकर बैठोगे, जिसमें से तुमको पता है कि तुम्हें सिर्फ 2 घंटा 45 मिनट देने हैं। इसलिए जब पेपर लिख रहे हो, ठीक है, तो टाइमर जो है वो 2 घंटा 45 मिनट का लगाना, आखिरी के 15 मिनट चेकिंग में लगाओगे, ठीक। चेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी सिली मिस्टेक के कारण भी हमारे अच्छे खासे नंबर कट सकते हैं। ऑलराइट, अगेन मैंने बात की थी कोई भी सैंपल पेपर चेकआउट कर सकते हो। जब मैंने तुमसे बात की थी एनालिटिकल पैराग्राफ की, ओसवाल हो गया या फिर कोई भी हो गया, ठीक है, तुम कोई भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये थी यार हमारी इंग्लिश की बात आज। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी एनालाइज करके यार तुमको आसान भाषा में कैसे एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि होती तो बस यही चीज़ है, उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक। तो वो हमने आज किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये पीडीएफ तुमको नीचे मिल जाएगी, साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी नीचे मिल जाएगी, तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और तुमको कभी लगता है कि पेपर नहीं मिल रहा तो वो भी मैं दे दूंगा, ताकि कहीं बहाना ना पड़े, भटकना ना पड़े। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे यार, ठीक है। बस ये इंग्लिश है तुम्हारा, ये हमारा इंग्लिश, और हमारी पारी बहुत जल्दी होने वाली है। राइट, तो बस यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड आई होप कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है। बस यार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।